पांच तत्वों में आग, पानी और हवा रखते हैं। धरती आकाश संग पूजा और अज़ां रखते हैं। विश्वनाथ गंगा बटी गान खान और पान है। रहे बनारस बना रहे, बस यही घुमा रखते हैं। नमस्कार, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के वाराणसी केंद्र से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। और इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, आज बात होगी बनारस की ही, और एक ऐसे अंदाज में जिसे कहते हैं दमदार बनारसी। बहुत छोटा सा परिचय देंगे क्योंकि इनके नाम से सभी वाकिफ हैं। तो देर नहीं करते हैं, करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। दमदार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और यही आपका अंदाज, जो अनूठापन है आपका जी, वो बनारस का परिचय कराता है कि क्या है बनारसीपन। तो आज आपके नजरिए से ही देखेंगे बनारस को, क्या है बनारस। बनारस के समझे बदे एक जीवन बड़ा कम हो। बेढा बनारसी लन वो एक दोहा में कुल शहर के समेट दिलन। कलन बेढब कभी न छोड़िए अनुपम काशी धाम, मरे तो गंगा जल मिले जिए तो लंगड़ा आम। क्या ये बात है। पूरा बनारस का दर्शन दिखा दिलन एक दोहा में। नजीर बनारसी बहुत बढ़िया साहित्यकार रहलन, शायर रहलन। जी, उनकर एक पूरी गजल रहल, क्या प्रेम है क्या प्यार बनारस की गली में। कितने भी है बेदार बनारस की गली में, ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाए खरीदार बनारस की गली में। बहुत दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे दो चार बनारस की गली क्या में। बात है। अब ए पार और ओ पार का भी सिस्टम हो। ए पार ओ पार का सिस्टम हो कि होशियारी से रहना, जिन्हें आया नहीं इस पार हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। उस पार हो जाने का मतलब कि दक्षिण लग जाना। यहाँ बनारस में दक्षिण लग जाने का ये अर्थ निकाला जाता है कि गुरु बर्बाद हो गए। जी, तो बनारस और बनारस के मिजाज को समझना आसान नहीं है। यहाँ हर कोई संजीदा जीता है और अल्हड़ मिजाज व्यक्ति नजर आएगा आपको। हर हर गली गली में मस्ती बिखरती हुई, और तुनक मिजाजी तो बनारसियों के समझ जाइए कि एकदम तेवर का हिस्सा है। बिल्कुल। इतना तुनक मिजाजी, आप कहीं जाम में फंसी हो और आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे हो, गलती से भी किसी ने अपना मोटरसाइकिल का या कार का हॉर्न अर्थी वालों के पीछे बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे, कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या। क्या बात है। जी बिल्कुल। तुनक मिजाजी और जवाब इतना अजीबो गरीब मिलेगा कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। यही बनारस का मिजाज है। और अल्हड़ मिजाजों का शहर है ये। यहाँ पर 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं हर दिन। यहाँ पर मतलब कि कोई अगर मामूली सा पर्व भी पड़ जाए तो मेला लग जाता है उसे देखने के लिए। ये हमारी संस्कृति है। सतुआ संक्रांति बताइए, आज के परिवेश में हम अपने पर्वों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पश्चिमीकरण हावी है। लेकिन हमारे पर्वों में एक विशेष पर्व आता है सतुआ संक्रांति, अक्षय तृतीया के आसपास पड़ता है। वहां सतुआ खाया जाता है, खिलाया जाता है, और किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। वो पर्व हम लोग मनाते हैं आंवले के पेड़ के नीचे। बनारसियों का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए आप किसी ठेठ बनारसी को देखिए, मुंह में पान रहेगा, दांत रहे या ना रहे, पान का रहना जरूरी है। और वो किनारे किनारे से पीक का एक रस्सेदार पूरा वो जूता रहेगा, और पूरा मलमल का कपड़ा दाग से भरा रहेगा, और ठठा के हंसेगा तो पूरी बत्तीसी गायब रहती है मुंह की। लेकिन प्यार इतना उमड़ता है कि आप कहीं और किसी शहर में चले जाइए, कहीं कोई मिल जाता है, अरे गुरु चाय पी के जाता मालिक, अरे नहीं अब ही जल्दी में आई, बड़ा प्रधानमंत्री बनल हुआ है, इतना जल्दीबाजी है, एक चाय पी के जा, तो वो चाय पी करके जाएगा। और पैसा निकाल के देते समय का गुरु पैसा तो ही देख ले हुआ, पेमेंट भी नहीं करने देगा उससे। ये आजकल मिजाजों का जो ये बदलाव आ रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। जी हाँ, तो बनारसी जी जी, जो बनारसीपन है, जो बनारसी अंदाज आपने कहा, तो बनारस वास्तव में अपनी विशेष और अनूठी छवि के लिए ही जाना जाता है। बनारस की 80 की अड़ी पर पूरे विश्व की राजनीति हो जाती है। क्या कहेंगे, आपका क्या अनुभव है इस पर। देखिए, पहले तो पूरे बनारसियों का परिचय मैं बताना चाहता हूँ। जी, भाई यहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान,
नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिवगढ़ ही निवास करे, भगती में भांग छाने मस्त है बनारसी। आप 80 के अड़ी की बात कर रही हैं। 80 की अड़ी तो मेरा ख्याल है कि बाद में डेवलप हुई, बाद में विकसित हुई। मेरे गुरुजी रहे स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था बनारस का। हम लोग जितना पुराने बनारस को उनसे जान पाए हैं और सीख पाए, समझ पाए हैं जी। सबसे पुरानी अड़ी डेढ़सी का पुल था। डेढ़सी का पुल इस समय जो नए बनारसी लोग हैं वो जान ही नहीं पाएंगे कि ये है कहाँ, क्या चीज है। जब जो आप मुख्य द्वार देखती हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का जी, जहां पर आजकल शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य है, उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है दशाश्वमेध पर, वो डेढ़सी का पुल था वो, ठीक है। वहां पर पहली अड़ी लगती थी और राजनीति की चर्चा और पूरे देश की देश के जो कालखंड है उसकी चर्चा हुआ करती थी। उसके बाद 80 की अड़ी डेवलप हुई, बाद में हुई। तो 80 की अड़ी का मतलब यह है कि शहर के जितने राजनीति में रुचि रखने वाले हैं या साहित्य में रुचि रखने वाले हैं, वहां पर बैठ करके गलचौरा करते हैं। बनारसी बोली का एक शब्द है, गलचौरा करते हैं आपस में। या तो एक तरह से कहिए कि कोई अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाए, या फिर हम बड़े राजनीति झंडे के तले आगे बढ़ रहे थे लेकिन झंडे उठाते रह गए, कुछ कर नहीं पाए, वहां बैठ करके भड़ास निकाल रहे हैं। अगर यार अमेरिका जो है लादेनवा को नहीं मारा होता तो आज जो है तालिबान इतना डेवलप नहीं होता। अब बताइए, उसको कोई मतलब नहीं रहता बनारस में, बनारस की सरहद से बाहर तक नहीं गया है, लेकिन बात करेगा सीधे अमेरिका की और लादेन की। समझ जाइए, यहाँ नेशनल बात होती ही नहीं है, सीधे इंटरनेशनल बात होती है। और समय तो इतना है कि अगर एक आदमी पान खा के थूकता है तो उसे घूर करके 10 मिनट तक देखता है कि मुंह से कोई कीमती चीज तो बाहर नहीं निकल गया। अच्छा, 10 वो देखता है तो उसके साथ 10 आदमी और नीचे देखते हैं, ये देखने के लिए कि ये क्या देख रहा था। बिल्कुल। अब देखिए, पूरा समय है, फुल एंजॉय करते हैं, पूरा गलचौरा करते हैं और उसके बाद मस्ती में घर जाते हैं। कोई है छट नहीं है, आराम से जिंदगी बिताते हैं। बहुत महंगा शहर नहीं है जी, अपनी मस्ती का शहर, अपने अंदाज से जीता है। क्या बात है। तो चिर पुरातन और नित्य नूतन काशी, दिव्य नव्य और भव्य काशी। तो काशी में साहित्यकारों की सृजनशीलता के भी हम सभी साक्षी हैं। आप एक हास्य कवि हैं, साहित्य से आपका सरोकार है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दृष्टि से बनारस के बारे में? देखिए, बनारस का साहित्य तो बड़ा धनी रहा है और है भी और रहेगा भी। मेरा ख्याल है अभी तक कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर एक साथ इतने साहित्यकारों का जन्म हुआ। सोचिए, बनारसी बोली में पहली कविता कबीरदास के गुरु रामानंदाचार्य ने रची थी, कितने पुराने। उसके बाद आप समझिए कि भारतेंदु बाबू आए, तेग अली ने अपना कलम चलाया काशिका में, जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए, क्या नाम है ये, मुंशी प्रेमचंद हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन तुलसीदास, आप सोचिए, 80 घाट पर रह करके उन्होंने रामचरितमानस और तमाम तरीके की रचनाएं की। एक इसमें खास बात रही कि ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, शिव की नगरी है, तो शिव निर्माण के देवता है, विध्वंस के देवता है, संगीत के देवता है, नृत्य के देवता है, साथ ही साथ हास्य के भी देवता है। आपने पढ़ा होगा, हास्य को दंगा भयो नंगा को विवाह में। शिव हास्य के देवता है, इसलिए कोई भी साहित्यकार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जिसने हास्य में अपनी लेखनी नहीं चलाई हो। और जब तक हास्य में लेखनी नहीं चलाई, वो स्थापित नहीं हो चुका, नहीं हो सका। तुलसीदास ने भी हास्य लिखा, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, वह है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। बिना हास्य लिखे, तो इसलिए हास्य रचनाकारों की लंबी फहरिस्त है। उसमें बेढब बनारसी, बेधड़क बनारसी, भैया जी बनारसी, चोंच बनारसी, रुद्धक गुरु, साण बनारसी, चकाचक बनारसी, एक लंबी फहरिस्त है हास्य कवियों की। और मैं आपको बताऊं, बेढब बनारसी तो उस समय हुए जब देश गुलाम था, तो उनकी एक डायरी आई थी, लफ्टन पिक्सन की डायरी। एक अंग्रेज अफसर था जो हिंदुस्तान घूमने आया था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट, उसको लफ्टन उन्होंने नाम दिया और उसका अंग्रेजी नाम कुछ सोचा तो पिगसन रखा।
तो लफ्टन फिक्सन की डायरी वो हर चीज देखने के बाद अपनी डायरी में नोट करता था। ये सीरीज में है। और दुख की बात यह है कि ये कहीं एक जगह कोई किताब नहीं निकल सकी। ये बनारस के लिए दुख की बात है, बनारस के साहित्यकारों के लिए दुख की बात है। लेकिन सोच विचार पत्रिका आती है डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, शायद आजकल इसका प्रकाशन भी बंद हो गया है, ये भी दुखद है। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे धर्मशील चतुर्वेदी जी की काशी नए पत्र पत्रिकाओं की कब्रगाह है। यहाँ पर स्थापित होना इतना आसान नहीं। तो हमको लग रहा है 10-12 साल तक ये पत्रिका चली, इसके बाद इसका बंद होना दुख की बात है। तो सोच विचार पत्रिका में क्रमशः सीरीज करके छापा गया लफ्टन फिक्सन की डायरी, बनारसी एक्का। उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। आप को सुनने में अक्सर मिलता होगा कि हरिशंकर परसाई बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत बढ़िया वो लिखते हैं, तो लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके उसी में खो जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वर्गीय अन्नपूर्णानंद की ग्रंथावली जो पढ़ ले, उसके बाद हरिशंकर परसाई से तुलना कर ले और बता दे कि किसमें दम है। हालांकि किसी साहित्यकार की तुलना दूसरे से नहीं हो सकती, उसका अपना मिजाज है, इसका अपना मिजाज है, लेकिन आप किसी एक पक्ष को बड़ा बना करके दूसरे को छोटा नहीं कर सकते। स्वर्गीय अन्नपूर्णानंद की ग्रंथावली, अफसोस की बात है कि इस समय आउट ऑफ प्रिंट है। बनारस और बनारस से जुड़े हुए जो लोग हैं या साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरी विनती है कि अगर आप लोगों से संभव हो तो उसे फिर से प्रकाशित कीजिए और पब्लिक के सामने आए। विश्वविद्यालय प्रकाशन से एक प्रति मुझे मिल गई थी, मैंने वो किताब पूरी पढ़ी और उसके बाद से लगा कि नहीं, इससे बढ़िया व्यंग्यकार तो नहीं हो सकता कोई। जी बिल्कुल। अकबरी लोटा हो, चाहे महावीर की माया हो, ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ी हुई है उसमें, लिख करके वो गए हैं कि वो हमारे लिए अमूल था थी। धर्म की नगरी है, घाटों की नगरी है, गंगा की नगरी है। जब कोई देश विदेश से चल के यहाँ आता है तो बड़ी आशा से आता है, मोक्ष की कामना से आता है। तो क्या कुछ देखने योग्य है, क्या कुछ समझने योग्य है, क्या कुछ जीने योग्य है बनारस में? देखिए, दो किंवदंतियां हैं, लोग इसको किंवदंती ही कहेंगे क्योंकि लिखित इतिहास कहीं मिलता नहीं है, तो हम भी यही कहने को विवश हैं। पहले तो काशी विकसित कैसे हुई? काशी में मंदिर और ये सब तो पहले से थे, लेकिन शहर का विकास तो मेरा ख्याल है, किंवदंती के आधार पर ही अगर कहूं तो मेरा ख्याल ये है कि अलग अलग स्टेट के जो लोग थे, जो राजा थे, उन परिवारों को वहां के पुरोहितों ने ये मार्गदर्शन दिया कि आपको काशी निवास करना चाहिए। अब मान लीजिए दरभंगा नरेश के पुरोहित ने कहा कि आपको काशी निवास करना चाहिए। अब नरेश आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं काशी में रहने, तो टेंट या तंबू में तो रहेंगे नहीं, तो उनके आने के पहले उनका महल बनाया जाता था। महल कहाँ हो? गंगा के किनारे हो और विश्वनाथ जी से सटा हुआ हो, तो महल बनाया जाता था, तब वो आते थे। अब राजा अकेले तो आएंगे नहीं, अपने लश्कर के साथ आते थे और यहाँ निवास करते थे। और जब निवास करके वापस जाते थे तो महल तो साथ में ले नहीं जाएंगे, महल तो छोड़ के ही जाएंगे, तो महल की देखरेख करने के लिए वहां अपने कुछ लोग छोड़ देते थे। इसी से आप समझिए कि कहीं दरभंगा घाट है, कहीं सिंधिया घाट है, कहीं देखिए हर स्टेट का महल बना हुआ है, हर स्टेट का महल मिलेगा। और बनारस ऐसी जगह है जहां हर स्टेट के मोहल्ले भी मिलेंगे। गुजराती मोहल्ला अलग मिलेगा, राजस्थानी अलग मिलेगा। आप देखिए इसी तरह से विकास हुआ। बंगाली टोला तो खैर बनारस को तो छोटा बंगाल कहा जाता था। यहाँ तो सर्वाधिक बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक बंगाली अगर कहीं हुए तो बनारस में हुए, इसीलिए बनारस को छोटा बंगाल कहा गया। अब जितने भी वो देखती हैं, वो सोनारपुरा हुआ, मदनपुरा हुआ, रामापुरा हुआ, लक्ष्मणपुरा हुआ, ये तो चारों भाई रहे ना पहले। बिल्कुल। हाँ? तो धर्म की नगरी ये है जो है, और शिक्षा संस्कृति की नगरी है। उसी के साथ साथ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां से लेकर के छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गिरिजा देवी और रामदास जी, हुसना देवी, रसूलन बाई, किशन महाराज, ऐसे न जाने कितने पद्मश्री, पद्म विभूषण बनारस को सुशोभित करते हैं। तो जो संगीत की परंपरा है, इस पे क्या दृष्टि? आपने अभी कहा ना कि 80 की अड़ी की आप चर्चा कर रही थी, आप वहां कभी जाके शाम को चाय पीने बैठेंगी तो आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपके बगल में चाय पीने वाला बैठ करके वो पद्मश्री है कि पद्म विभूषण है। आप सोचिए, ये हमारे शहर की विशेषता है। ये सरलता और ये सहजता जरूर, और यही अल्हड़पन बनारस को बनारस बनाता है।
सहज, सरल और बहुत ही सुलभ हैं। यहाँ पे ऐसे दिग्गज कलाकार हों, चाहे संगीतज्ञ हों या फिर साहित्य के मर्मज्ञ हों। धर्म के रचना करने से लेकर के उसकी व्याख्या करने वाले भी यहाँ सहज ही पाए जाते हैं। ये है बनारस। तो आत्मा अनुशासन हमेशा किसी भी अनुशासन से ऊपर माना जाता है। तो आत्म संयम और आत्म अनुशासन ही हमें सुशोभित करता है, हमारे चरित्र को चरितार्थ भी करता है। तो हास्य कवि दमदार बनारसी हैं आप, और आपके हास्य के बिना, यानी आपकी किसी हास्य रचना के बिना हमारा ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो गुजारिश है चलते चलते कि एक हास्य कविता आपके माध्यम से हम सभी के लिए। मैं एक हास्य व्यंग्य की छोटी सी कविता जरूर सुना देता हूँ। जी। ये बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम कविता के माध्यम से भी कोशिश होती है कि सरकार को झकझोरने की। सरकार कोई भी हो, रचनाकार हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो परंपरा है। साहित्यकार विपक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम आईना दिखाने का काम करते जी। हैं। मैं 2 छोटी-छोटी रचनाएं आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत एक है। छोटी सी कविता देता हूँ, काशी की संस्कृति इति। काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। अप्रतिम सुंदरता, गंगा तट, सीढ़ियां, घाट, महज पिकनिक स्पॉट। क्या बात है। परंपराओं की धरती में आधुनिकता का बीज बो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं। क्या बात है, क्या हम व्यंग है। विकसित हो रहे हैं। जी। एक छोटी सी व्यंग रचना जो मंची है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। अक्सर चुनाव में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैंने वहां से ये कविता उठाने की कोशिश की है। सुनेगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, भैंचो भैंचो भैंचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। क्या बात है, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया और बनारस के बारे में बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दी। तो हमारी कोशिश होती है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से कि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम आपके पास लेके आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।